नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के माहौल से गुजर रही है। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए गए हैं। वहीं जीएसटी संग्रह के भी ताज़ा आंकड़े आए हैं। आंकड़े काफ़ी उत्साहजनक हैं और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की नई कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की ताज़ा स्थिति पर ही चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय जब मंदी की आहट से परेशान है तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने वो कर दिखाया है जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा रहा था। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.4% रही है, जो सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र में तेजी इन आंकड़ों की बड़ी वजह है। पीएम मोदी ने इन आंकड़ों के आने के बाद खुशी जाहिर की है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए बड़ी खबर आई है। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के बीच देश की अर्थव्यवस्था 8.4% की रफ्तार से दौड़ी है। पूर्वानुमानों से भी काफी आगे निकलते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने यह कारनामा तब करके दिखाया है जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी से परेशान हैं। तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार पर खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत जीडीपी वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और इसकी क्षमता को दर्शाती है। हमारे प्रयास तेज आर्थिक विकास लाने के लिए जारी रहेंगे, जिससे 140 करोड़ भारतीयों को बेहतर जीवन जीने और एक विकसित भारत बनाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि तीसरी तिमाही की जीडीपी के आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किए गए रिफॉर्म तेज गति से जमीन पर उतरकर नतीजे दे रहे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि जिस तरह से देश में ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, एफडीआई में तेजी आ रही है और इकोनॉमिक रिफॉर्म जारी है, उससे उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था और भी तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। सांख्यिकी मंत्रालय के तीसरी तिमाही के आंकड़ों पर नजर डालें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 11.6% की तेजी देखने को मिली है। निर्माण क्षेत्र भी लगभग दोहरे अंकों में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां 9.5% की तेजी दर्ज की गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट 3.8% दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान जीडीपी 40.35 लाख करोड़ रुपए थी, जो मौजूदा वित्त वर्ष की समान अवधि में बढ़कर 43.72 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक रियल जीडीपी मौजूदा वित्त वर्ष में 172.90 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 2022-23 में 160.71 लाख करोड़ रुपए रही थी। कुल मिलाकर देखें तो जहां दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती देखी जा रही है, तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर की चुनौतियों के बाद भी सबसे तेज गति से बढ़ती इकोनॉमी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस सब के बीच लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आई अच्छी खबर ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चुनावी साल में बड़ा बूस्टर दे दिया है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ लगातार तीसरी बार जीत के लिए उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सिंदरी में भारतीय अर्थव्यवस्था के ताजा आंकड़ों को उत्साह भरने वाला बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8.4% की विकास दर हासिल कर भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित किया है और इसी गति से आगे बढ़ते हुए ही देश विकसित बनेगा। आपने देखा होगा, कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में
8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और दुनिया भी वाहवाही कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की तारीफ की है। एक इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा कि आज भारत की ताकत, आर्थिक विकास, नवाचार बेहद रोमांचक हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र एक जादुई व्यवस्था है जब ये अच्छे से काम करती है। The strength of India today, which in terms of economic growth and innovation, is very exciting. That's why companies like Microsoft has 25,000 people here that do absolutely amazing work. That developed over 25 years, and so a foundation was laid of educating people, and now that's paying off. It's nice to see you've got a government where some of the political competition is I'll run the health system better than they do. No, I'll make the schools better than they do. And so, I think democracy, it's a magic system, when it works well, that it's not just my group deserves a turn, but rather, my group will grow the pie for everyone, improve the economy, improve health, and improve education. And so the entire time I've been coming here, every time it's like, wow, Indian innovation is at a much higher level. And the health statistics, they're being honest about, okay, this is where we are, this is what's improved. If the foundation has some way of helping out, they're great to partner with. और इस सब के बीच भाजपा ने अपने पिछले 10 सालों की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में देश में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा इसका सबसे बड़ा उदाहरण देश की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में हमारे देश में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल और डीप चेंजेस आए हैं, और ये चेंजेस के एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में और गवर्नेंस में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस वो लेकर आए हैं। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड स्केल और डेप्थ में एग्जीक्यूट किया है, और सालों से और दशकों से जो प्रॉब्लम्स अनरिजॉल्व थे, अनसॉल्व थे, उनको उन्होंने सॉल्व किया है, और देश के नैरेटिव उन्होंने एकदम बदल दिया है। भाजपा ने कहा यूपीए द्वारा खराब हालत में छोड़ी गई देश की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक किया है। पीएम ने अर्थव्यवस्था की जड़ों को मजबूत किया है। उन्होंने वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत जीडीपी का जिक्र किया। वहीं यूपीए के काल की जीडीपी के भी आंकड़े गिनाए। ये रहा यूपीए का जो लॉस्ट डेकेड का परफॉर्मेंस का जो लास्ट स्टेज में उनका इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है 5.3%, डिक्लाइनिंग ग्रोथ, और ये रहा मोदी जी और एनडीए का परफॉर्मेंस। दिस इज द स्टार्क डिफरेंस, दिस इज द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड द लॉस्ट डेकेड ऑफ करप्शन एंड क्रोनिज्म। और आइए अब पूरी अर्थव्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनिल पद्मनाभन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अनिल कुमार, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो कल आंकड़े आए थे जीडीपी के 8.4% थर्ड क्वार्टर के, और उसके अलावा आज भी एक आंकड़ा आया है, वो आया है जीएसटी कलेक्शन का, जिसमें फरवरी 2024 के दौरान 12.5% का वृद्धि दिखाई गई है, और 2023-24 के लिए अगर पूरे जो सकल जीएसटी कलेक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो 11.7% की वृद्धि हुई है। सबसे पहले हम जो जीडीपी का आंकड़ा कल आया है उसको हम काफी सरल भाषा में आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ ये आंकड़े कह रहे हैं?
ये आंकड़े मतलब चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो अनुमान था वो तकरीबन था कि जो उछाल आएगा इस तीसरी तिमाही में वो 6.5% के आसपास आएगा, क्योंकि पिछली तिमाही में जो विकास दर देखने को मिली वो 7.6% थी। अब 8.4% जो इस तिमाही में आंकड़े आए हैं, विकास दर की जो वृद्धि हुई है, ये दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या ताकत है, क्या क्षमता है, और जो मूलभूत ढांचे में सुधार किए गए हैं पिछले 10 सालों में, उसका नतीजा आज हमारे सामने आया। और जो हमारी तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, सबने हमारी अर्थव्यवस्था में न केवल विश्वास जाहिर किया है, बल्कि कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता हुआ सितारा है। और आज इन आंकड़ों ने इसको सिद्ध कर दिया कि आज पूरी दुनिया जब मंदी की चोट से ग्रस्त है और हम सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अगर मैं विकास दर की बात करूं, बिल्कुल तो मेरे को लगता है कि ये नतीजा है जो मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस देश में हुए हैं पिछले 10 सालों में, और विशेषतः पिछले 6 सालों में हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम कैपेक्स बोलते हैं, उसमें तकरीबन डबल GDP का प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर मैं 10 साल पहले की आंकड़े की बात करूं, तो पहले जो कैपेक्स, जो पब्लिक सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था, वो तकरीबन 2015 की अगर मैं बात करूं 5.6 लाख करोड़ था, जो आज 18.6 लाख करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो जब हम कैपेक्स करते हैं, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। और न केवल खाली ये विकास हमें इस आंकड़ों के जरिए दिख रहा है, बल्कि जितनी भी तमाम रिपोर्ट है, हमारी इनकम की डिस्पैरिटीज कम हुई हैं, 25% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो ये जो विकास हुआ है, मैं कहूंगा ये एक तरह से इंक्लूसिव विकास है, जिसमें देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आज आने वाला दिन हमारे लिए सच में एक अमृत काल है, क्योंकि हम बहुत जल्द 3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। और कुछ आश्चर्य नहीं होगा अगर हम ये जो मुकाम है 3 साल के बजाय 2 साल में हासिल कर लेंगे। ठीक है, हमारे साथ अनिल पद्मनाभन जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। अनिल पद्मनाभन जी, 2022 का अंतिम समय आपको याद होगा, रघुराम राजन को उस समय पे कोट किया गया था, काफी मीडिया में खबरें भी थी। उनके द्वारा कहा गया था कि 5% भी अगर भारत GDP दर्ज कर ले, ग्रोथ दर्ज कर ले, तो काफी खुशकिस्मत होगा। अब तो 8.4% यहां पर आ गई है, क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर जी, अब ये बात काफी पुरानी हो गई और एक मतलब साफ है, एक बड़ा राजनीतिक रिमार्क था उनका। वो सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े भी हुए हैं, फॉर्मली नहीं बट उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं, तो एक राजनीतिक टोन था। तो उनकी बात छोड़िए, बिकॉज जैसे अनिल जी ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें इतनी खूबी से समझाया कि आर्थिक स्थिति में जो वृद्धि हुई, कि एक आपको ध्यान रखना होगा, इनमें 2-3 बातें मैं जोड़ दूं जो अनिल जी ने कहा कि कोविड का जो सदमा आया हिंदुस्तान पे और भारत पे, तो उस पे जो आपको याद होगा 23-24% हमारी GDP की ग्रोथ कम हुई, नेगेटिव था। तो ये इतिहास में पहली बार था इतना भयंकर कंट्रैक्शन हुआ, क्योंकि इकोनॉमी को शट डाउन कर दिया था, लॉकडाउन हो गया था ये वो, और उसके बाद एक हेल्थ का प्रेशर रहा, फिर आर्थिक प्रेशर रहा। उस सब से उठ के आप अगर 3 साल में 7% प्लस ग्रोथ अचीव कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी ये वृद्धि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका मैं एक ही और कारण जोड़ना चाहता हूं जो अनिल जी ने कहा, वो है हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर है, सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, स्कूल्स हैं, इनकी उपलब्धि तो हमने खूब देखी है पिछले 10 साल में। और इनके साथ साथ जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, तो हमारी बैंकिंग का है,
जीएसटी का है, हर चीज में आज एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे जुड़ा हुआ है। और ये जो आप उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से जो उठाया है, उसका एक मूल कारण यही है कि आज के बैंक अकाउंट जो खुले हैं पूरे देश में, 10 साल पहले तो 51 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे। तो इन सबको आप मिलाओगे, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन दोनों को मिलाओगे तो डिजिटल डिविडेंड मिलता है। और डिजिटल डिविडेंड के दो ही आउटपुट होते हैं, एक है ग्रोथ और दूसरी है जॉब्स। ग्रोथ का हमने अभी उदाहरण देखा, जो आपने अभी हमको बताया कि 8.4% जो ग्रोथ हुआ है, तो अभी जॉब्स के आगे हमें अगला फोकस करना है। ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर। जीडीपी के काफ़ी उत्साहजनक आंकड़े आए हैं और आज जो जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आए हैं वो भी काफ़ी उत्साहजनक हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल पद्मनाभन हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। अनिल पद्मनाभन जी, अगर हम इसमें देखें तो मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ये वो क्षेत्र हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में अगर हम रोजगार की बात करें तो एक तरफ तो जो प्रधानमंत्री की ओर से लगातार रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं, जो सरकारी सेक्टर है उसमें रोजगार दिए जा रहे हैं। ये जो दिखाता है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें काफ़ी रोजगार पैदा होता है। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर जी, इसमें एक करेक्शन है, एग्रीकल्चर में वृद्धि नहीं हुई है। जी, वो जी। एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है जो जीडीपी डेटा है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये जो 3 सेक्टर हैं जो अनिल जी ने हमको पहले समझाया, कैपेक्स स्पेंडिंग जो बढ़ाया है, तो इन्हीं सेक्टर्स में बढ़ाया है खास करके। तो इनका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो उन्होंने बोला वो अंदाजन से 2.5 होता है। मतलब अगर आप 1 रुपए खर्च करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, तो उसको 2.5 रुपए का इम्पैक्ट होता है। आप नॉर्मल स्पेंडिंग में इतना नहीं होता है। तो आप सोचिए, उन्होंने आंकड़े हमको दिखाए 18 लाख करोड़, उसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका इम्पैक्ट देखिए इकोनॉमी पे कितना है। और उसका जरूर रोजगार पे असर होता है, क्योंकि ये जो है हेवी लेबर इंटेंसिव है, तो इसमें कोई संकोच नहीं है। बट हमें जो रोजगार बढ़ाने हैं इन्हीं सेक्टरों में नहीं है। वो अभी एक तरीके से जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है भारत में, वो है कि एम्प्लॉयमेंट, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है, मतलब जो हमारे खुद ही निवेश करते हैं, छोटे छोटे जो एसएमई है, स्टार्टअप है, तो इनको प्रोत्साहन मिल रहा है। क्योंकि आज जो है एक तरीके से रूल्स बेस्ड इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आपको क्रेडिट की समस्या नहीं है आज के इसमें, तो निवेश के लिए और आसान है। और आजकल ये जीएसटी के कारण और ट्रांसपेरेंट रूल्स आ गए हैं। तो इन सबको आप देखोगे एक इकोसिस्टम बढ़ रहा है जो कि स्टार्टअप्स के लिए होगा।
तो अगर रोजगार हमें बढ़ाना है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप्स, प्राइवेट सेक्टर यहीं पे आएगा, भारत सरकार में नहीं आएगा। तो जो प्राइवेट सेक्टर है, तो अब फोकस उन पे है। काफी टाइम से हम देख रहे हैं वो निवेश में मतलब हाथ मुट्ठी बंद करके रखा है उन्होंने, लेकिन हल्का हल्का खुल रहा है। हमें नजर आ रहा है कि निवेश प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहा है, बट इसकी उम्मीद जताए रखे कि यहीं से रोजगार बढ़े आगे। डॉक्टर अनिल कुमार, जीएसटी के भी काफ़ी अच्छे आंकड़े आज आए हैं। अगर हम जीएसटी की बात करें तो फरवरी 2024 का जो कलेक्शन है उसमें 12.5% की वृद्धि देखी गई है। इसी तरह 2023-24 का जो सकल जीएसटी कलेक्शन है उसमें 11.7% की वृद्धि देखी गई है। एक रिकॉर्ड है अपने आप में ये जो जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े हैं ये क्या कुछ कहते हैं? देखिए, जब जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है तो इसमें दो चीजें साफ तौर पे नजर आती है। ये बढ़ते हुए भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक द्योतक है, क्योंकि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का मतलब उसमें उत्पादन ज्यादा हो रहा है और कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो विकास हमारी अर्थव्यवस्था में जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो विस्तार हो रहा है, उसमें जीएसटी में वृद्धि स्वाभाविक है। एक बात। दूसरी बात, पिछले 4-5 सालों से जब से जीएसटी इस देश में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको और अधिक सिंप्लीफाई और अधिक सरल करने के तरीकों पर हर बार चर्चा होती है और हो भी रहा है। और दूसरा, कंप्लायंस के ऊपर भी सरकार का पूरा जोर है। तो कंप्लायंस भी बढ़ा है और साथ साथ सिंप्लीफिकेशन भी हुआ है और अर्थव्यवस्था में विस्तार भी हुआ है। तो ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होती है हमारी जीएसटी की वृद्धि दर में, जो 11% से भी अधिक है पिछले साल की तुलना में। और मैं देखता हूं तकरीबन हर महीने जो जीएसटी का कलेक्शन होता है वो पिछले महीनों का रिकॉर्ड तोड़। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अनिल पद्मनाभन जी, अंतिम सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे। अगर तीसरी तिमाही का जो जीडीपी आया है उसको देखें तो ये आंकड़े अमेरिका से लेकर चीन तक इसमें पिछड़ गए हैं और भारत की जो ग्रोथ रेट है उसके मुकाबले चीन में 5.2, अमेरिका में 3.1% ग्रोथ रेट रही। और आईएमएफ का ये अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में अमेरिका, जापान, चीन जैसे देशों से बेहतर ग्रोथ भारत की होगी। तो आगे का क्या कुछ देखते हैं आप, किस ओर ये बढ़ रहा है भारत? चंद्रशेखर जी, हम जो आंकड़े देखे था ये तीसरे तिमाही का, बट आप पिछले 5 साल के आंकड़े देखिए तो एक जो आर्थिक मोमेंटम है ये साफ नजर आ रहा है। ये जैसे अनिल जी ने बोला, आप किसी भी आंकड़े को देख लीजिए, कंजम्पशन का जो अभी डेटा आया, परसों आया, शनिवार को आया, तो उसमें जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो रूरल में दुगने से ज्यादा बढ़ा और अर्बन में तिगने बढ़ा, तो 10 सालों में। तो आप ये देखिए, आप हमारे जो यूपीआई के ट्रांजैक्शन देखिए, जीएसटी के जो आप ये आंकड़े दिखाए आपने उसमें देखिए, और किसी भी आंकड़े से देखिए मोमेंटम आ गया है इस आर्थिक स्थिति है भारत की। तो अब ये जो मोमेंटम पकड़ता है, और आप पर एक और आंकड़ा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो पर कैपिटा इनकम। पहले $1,500 होता था 10 साल पहले, आज $2,500 के ऊपर। तो जब $2,000 के ऊपर पर कैपिटा इनकम जाता है तो देश आर्थिक स्थिति की गति बहुत तेज ही पकड़ती है। तो मुझे उम्मीद है अगर ये मेंटेन रहा तो जो आगे जो अगले 5 साल हैं तो भारत के बहुत ही अच्छे होंगे। और जो उम्मीद है कि जो टारगेट है वो जल्दी मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो भारत का जो अभी 5वां स्थान है दुनिया में आर्थिक स्टेटस में, वो तीसरे तक पहुंच जाए। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था एक और जहां पूरा विश्व या वैश्विक अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी से जूझ रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। और न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है बल्कि ये लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। साल, बरस और सदी नहीं,